गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। अब तक हमने 2 कहानियां पढ़ लिया है जिसमें हमने धूल और दुख का अधिकार पढ़ा। आपको जल्दी उसके सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। तो अब हम कविता की ओर आगे बढ़ेंगे और कविता में आज हम पढ़ेंगे रहीम और रहीम के दोहे। इस वीडियो में हम रहीम के बारे में जानेंगे और अगली वीडियो में हम रहीम के दोहों का एक्सप्लेन करेंगे और उसमें हम जानेंगे विस्तार से कि रहीम ने अपने दोहों के माध्यम से क्या कहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। रहीम रहीम का जन्म होता है 1556 यानी 1556 में और मृत्यु होती है 1626 यानी 1626 में, यानी टोटल ये 70 साल जीवित रहे। रहीम का जन्म लाहौर अब पाकिस्तान में सन 1556 में हुआ। इनका जन्म लाहौर में हुआ जो अब पाकिस्तान में है। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका अब कहीं भी आप पढ़ेंगे तो आपको रहीम ही नाम मिलेगा, लेकिन इनका अगर पूरा नाम जानने की कोशिश करेंगे तो इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। रहीम अरबी फारसी संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे, यानी इनको अरबी भी आती थी, फारसी भी आती थी, संस्कृत भी आती थी और हिंदी भी। ये चारों भाषाएं उनको अच्छी तरह से आती थी। इनकी नीतिपरक उक्तियों पर संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। इन्होंने जो अपने दोहों में नीति यानी नीति नियम के आधार पर उसको पॉइंट आउट करते हुए जो भी इन्होंने दोहे लिखे हैं, उस पर जो संस्कृत के कवि हैं, संस्कृत में जो लिखते थे, उनका इफेक्ट नजर आता है, उनका छाप परिलक्षित होता है। रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। तो रहीम जो है वो दरबारी जो कवि होते थे, जैसे राजाओं के दरबार में जो मुख्य कवि होता था, तो ऐसे दरबारी कवियों में वो प्रतिनिधि माने जाते, यानी उनके लीड करते थे, वो सबसे बड़े माने जाते थे। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था और अकबर जो राजा थे रहीम के समय में, ये उनके दरबारी कवि थे और उनके हिंदी के जो कवि थे उनमें ये सबसे महत्वपूर्ण थे। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। हम सबको पता है, बहुत पॉपुलर है अकबर के नवरत्न की कहानी, नवरत्नों के बारे में बहुत सारी बातें हैं। तो उन नवरत्नों में से एक रहीम भी थे। अकबर के नवरत्नों में से एक थे रहीम, यानी नवरत्न, यानी उस अकबर के राज्य में, उनके शासन काल में उनके लिए जो सबसे 9 इंपॉर्टेंट चीजें थी उनमें से एक थे रहीम। तो हम समझ सकते हैं कि रहीम का महत्व कितना था। रहीम के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति है। रहीम ने जो भी लिखा है, जो भी कविताएं उन्होंने लिखा है, उसमें उनके 3 मुख्य विषय हैं। इन्हीं टॉपिक्स पर उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। उसमें आता है श्रृंगार, जिसमें वो राजा की सुंदरता की बात करते हैं, रानी की सुंदरता की बात करते हैं। फिर नीति, जिसमें नीति नियम से संबंधित बातें करते हैं। और फिर भक्ति, जिसमें वो अपने राजा के प्रति भक्ति हो या ईश्वर के प्रति भक्ति, ऐसे भक्ति की बात करते हैं। रहीम बहुत लोकप्रिय कवि थे। लोकप्रिय यानी लोक में प्रिय, लोगों में बहुत प्रिय होना, पॉपुलर होना। तो रहीम बहुत पॉपुलर कवि थे। इनके दोहे सर्वसाधारण को आसानी से याद हो जाते हैं। कहते हैं कि इनके जो दोहे हैं वो इतने अच्छे हैं, इतने मीनिंगफुल है और इतने इजी हैं समझने में कि वो सर्वसाधारण, यानी किसी भी आदमी को, पढ़े लिखे हो या ना हो, किसी को भी उनके दोहे याद हो जाते हैं। इनके नीतिपरक दोहे ज्यादा प्रचलित हैं, जिनमें दैनिक जीवन के दृष्टांत देकर कवि ने उन्हें सहज, सरल और बोधगम्य बना दिया है। कहते हैं कि इन्होंने तो ऐसे 3 विषयों पर अपने दोहे लिखे हैं, लेकिन इनके जो नीति परक दोहे हैं, जो नीति नियम से संबंधित जो दोहे हैं, जिसमें इन्होंने नीति नियम की बात की है, वो ज्यादा पॉपुलर है, ज्यादा प्रचलित है। और उसमें भी वो इसलिए आसान और प्रचलित हो गया, पॉपुलर हो गया, क्योंकि उसमें उन्होंने जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, बातों को समझाने के लिए जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, वो उन्होंने अपने जीवन में, हमारे जीवन में घटने वाली जो रोज जीवन में जो घटनाएं घटती है, उन्हीं एग्जाम्पल्स को लिया है। यानी उन्होंने एग्जाम्पल्स अपने जीवन से उठाया जो सबके जीवन से रिलेट हो सकता है और इसलिए वो चीजें समझने में बहुत आसान हो जाती है। रहीम को अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। रहीम का मतलब, इस लाइन का ये मतलब ये होता है कि रहीम को ब्रज और अवधी दोनों भाषाएं अच्छी तरह से आती थी। इन्होंने अपने काव्य में प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। कहते हैं कि इन्होंने अपने जो कविताएं हैं, अपनी जो रचनाएं हैं, उसमें उन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया, वो भाषा बहुत ही इफेक्टिवली यूज किया है। वो पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। वो जो भी बातें लिखते हैं, उन्होंने भाषा को इस तरह से लिखा है, अपने शब्दों का ऐसे चुनाव किया है जो पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है।
रहीम की प्रमुख कृतियां हैं, उनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो हैं रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास, पंचाध्यायी, रहीम, रत्नावली, बरवे, भाषिक, भेद वर्णन आदि। ठीक है, ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये सभी कृतियां रहीम ग्रंथावली में समाहित है और ये सारी जो रचनाएं हैं उसको एक रहीम ग्रंथावली है, एक पुस्तक है, उसके अंदर ही सबको एक साथ पब्लिश किया गया है। यानी आप रहीम ग्रंथावली पढ़ लेंगे तो उनकी ये सारी रचनाएं उसमें है, यानी आप उन सारी रचनाओं को पढ़ लेंगे। प्रस्तुत पाठ में रहीम के नीतिपरक दोहे दिए गए हैं। हम अभी नीचे जो पढ़ेंगे वो नीतिपरक दोहे है, यानी हम श्रृंगार से संबंधित दोहे नहीं पढ़ रहे हैं और क्या है, भक्ति से संबंधित दोहे नहीं पढ़ेंगे, हमें केवल नीति परक दोहे पढ़ने हैं, यानी नीति नियम से संबंधित जो उन्होंने दोहे लिखे हैं उनको हमें पढ़ना है। ये दोहे जहां एक और पाठक को औरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए इसकी शिक्षा देते हैं, वही मानव मात्र को करणीय और अकरणीय आचरण की भी नसीहत देते हैं। कहते हैं कि इनके जो दोहे हम पढ़ेंगे वो दोहे एक और तो लोगों को ये बताता है कि हमें एक दूसरे से किस तरह से बातें करनी चाहिए, किस तरह से बिहेव करना चाहिए, बर्ताव यानी बिहेव, और दूसरी ओर ये भी बताता है कि हम मनुष्यों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान भी हमें देता है। इन्हें एक बार पढ़ लेने के बाद भूल पाना संभव नहीं है। ऐसा मानना है लेखक का कि रहीम के दोहों को अगर हम एक बार पढ़ लेंगे तो हम उन्हें आसानी से नहीं भुला सकते हैं और उन परिस्थितियों का सामना होते ही इनका याद आना लाजिमी है जिनका इनमें चित्रण है। कहते हैं कि उनके जो दोहे हैं उनको आसानी से भूल पाना संभव नहीं है, पहली बात। दूसरी बात तो ये है कि उनके अगर हम दोहे को पढ़ते हैं और वो जो घटनाओं का वर्णन है, अगर वही घटना हमारे जीवन में जब कभी भी घटेगी या जब कभी भी घटी होगी तब हमें रहीम के दोहे याद आने लगेंगे। तो ठीक है, ये रहा रहीम के जीवन से संबंधित कुछ बातें। तो हम अगली वीडियो में रहीम के दोहों का लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझेंगे। तो ठीक है, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।